Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भय फेयर्स के बारे में जाना था कि किन किन चीज़ों का हमें भय होता है और किस किस अवस्था में कौन कौन भय के रूपों में क्या परिवर्तन होता है। आज का अपना विषय है आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी स्वयं की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी में सबसे पहले आत्म संप्रत्य आता है। अब देखिए दोस्तों, आत्म संप्रत्य के बारे में जानेंगे कि आत्म संप्रत्य क्या है और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने आत्म संप्रत्य के बारे में बताया है। देखिए दोस्तों, एक क्षण के लिए रुकें एवं विचार करें कि वह क्या है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। आप पाएंगे कि आपके चारों ओर विभिन्न व्यक्ति और आप सब आकर्षक एवं ध्यान का केंद्र हैं। देखिए दोस्तों, आप अब एक क्षण के लिए रुककर विचार करें कि वह क्या है और उसकी तरफ किस प्रकार आकर्षित होंगे। दूसरों को एवं स्वयं को जानने की इच्छा एवं रुचि मानव जिज्ञासा का अंग है। देखिए दोस्तों, दूसरे को जानने की इच्छा और रुचि, ये दोनों मानव जिज्ञासा का अंग है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को जानने का इच्छुक होता है। हम सभी अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को जानने, मापन करने एवं अनुमान लगाने में व्यस्त रहते हैं, अर्थात दूसरों के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। हम आत्मचिंतन कर अपनी विशेषताओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और यही आत्म प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, मानव की जिज्ञासा दूसरे के व्यवहार को जानने और उसके व्यवहार का मापन करने तथा अनुमान लगाने में व्यस्त रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, क्या करता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसका व्यवहार कैसा है, यह भी इसका अनुमान भी लगा सकते हैं तथा हम आत्मचिंतन करके अपनी विशेषताओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो वही आत्म प्रत्यय कहलाता है। यानी कि अपनी आत्माओं का विश्लेषण करना आत्म प्रत्यय है। आत्म प्रत्यय शब्द का प्रयोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इतने विस्तृत रूप में किया जाता है, इसे सामान्य रूप में व्यक्ति के स्वयं से संबंधित विचारों, भावनाओं एवं अभिवृत्ति समझा जाता है। देखिए दोस्तों, आत्म प्रत्यय जो शब्द है, इसका प्रयोग शिक्षा और मनोविज्ञान में बहुत बड़े रूप में किया जाता है। अधिकतर व्यक्ति या स्वयं से संबंधित विचार, भावनाओं व अभिवृत्ति को ही आत्म संप्रत्य समझा जाता है। आत्म प्रत्यय का उद्भव व्यक्तित्व के आरंभिक सिद्धांतों में हुआ। सर्वप्रथम रेन डेस्कार्टस ने कॉन्टिगो संज्ञान अर्थात व्यक्ति की स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संदर्भ में चर्चा की। देखिए दोस्तों, आत्म संप्रत्य के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थे रेन डेस्कार्टस। उन्होंने बताया कि जो संज्ञान होता है, यानी व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता, यानी कि संज्ञान व्यक्ति की आत्माओं में निहित ज्ञान को संज्ञान कहा जाता है और उसे ही आत्म प्रत्यय की संज्ञा दी है। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, यानी विलियम जेम्स मनोवैज्ञानिक थे, उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखी थी और आत्म प्रत्यय की धारणा को सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया और इसके 4 इन्होंने घटक बताए। वो घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले भौतिक आत्म। देखिए दोस्तों,
जो व्यक्ति इस संसार के बारे में, भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचता है, हमारी जो आत्म प्रत है उसके 4 दृष्टिकोण हैं, यानी कि 4 घटक है। एक भौतिक आत्म, जो भौतिक सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचता है या विचार उत्पन्न होते हैं या भावनाएं आती हैं। सेकंड, सामाजिक आत्म। देखिए दोस्तों, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, हमारा समाज है, उसके बारे में भी हमारी आत्माओं के जो विचार हैं, हमारे जो स्वयं के विचार हैं, उसको सामाजिक आत्म घटक में रखा गया है। थर्ड, आध्यात्मिक घटक। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य आध्यात्मिकता का विकास करना भी रहा है। हमारी हमारे अंदर जो आत्म प्रत है वो आध्यात्मिक आत्म भी है, जो भगवान तथा गॉड से रिलेटेड होता है। फोर्थ, शुद्ध अहम। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारे शुद्धि, यानी कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है। शुद्ध अहम में विचारों, प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो उसके व्यक्तित्व, तादात्म्य के भाव को प्रकट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो शुद्ध अहम इन्होंने आत्म बताया है, चौथा घटक, इसमें व्यक्ति के विचार तथा उनके प्रभावों को सम्मिलित किया गया है, जो व्यक्तिगत तथा तादात्म्य के भाव को प्रकट करते हैं, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तिगत भाव को प्रकट करते हैं। स्वयं प्रतिमा एवं स्वधारणा के पक्ष। देखिए दोस्तों, इन्होंने 2 पक्षों की बात की है, एक शारीरिक पक्ष और एक मनोवैज्ञानिक पक्ष। जो स्वयं की धारणा है उसके 2 पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो शारीरिक पक्ष, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो शारीरिक पक्ष में देखिए दोस्तों, शारीरिक पक्ष का मतलब है शारीरिक सौंदर्य तथा शारीरिक संरचना व शारीरिक अंगों की प्रतिमा से लिया जाता है। शारीरिक पक्ष का अर्थ, शारीरिक पक्ष की उसके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शारीरिक संरचना के फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों द्वारा दी गई प्रतिष्ठा से है। देखिए दोस्तों, शारीरिक संरचना से संबंधित है शारीरिक पक्ष, और शारीरिक पक्ष का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान व्यवहार में होता है। अन्य व्यक्तियों से प्रतिष्ठा पाना भी शारीरिक पक्ष में महत्वपूर्ण होता है। सेकंड, मनोवैज्ञानिक पक्ष। देखिए दोस्तों, अब मनोवैज्ञानिक पक्ष से जो तात्पर्य है वो विभिन्न गुणों तथा विशेषज्ञों के संगठन से है। आत्म स्वयं प्रत व्यक्ति की कांच में आया प्रतिबिंब की तरह होता है, यानी कि मिरर इमेज। जो आत्म प्रत होता है वह व्यक्ति की मिरर इमेज होता है, यानी कि कांच में आया प्रतिबिंब के समान होता है। यह प्रतिमा अन्य व्यक्तियों के संपर्क से तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने पर निर्भर करती है कि हमारी प्रतिमा किस प्रकार की है, हमारे जो प्रतिबिंब है, यानी कि हमारे प्रतिबिंब, हमारा प्रभाव कितना है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से संपर्क में अपने स्वभाव व प्रकृति के स्तर के आधार पर स्थापित करता है। समाज में व्यक्ति की भूमिका उसके आत्म प्रत को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति अपने आत्म प्रत के द्वारा तथा अपने स्वभाव व प्रकृति के द्वारा ही सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जैसा व्यक्ति होगा वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही सामाजिक संबंध स्थापित करेगा। और समाज में जो व्यक्ति होते हैं, समाज के सभी व्यक्तियों की भूमिका को उनके आत्म संप्रति प्रभावित करता है। बालक का आत्म प्रत एक व्यक्ति के रूप में उसकी कांच में प्रतिबिंबता, प्रतिछाया होती है। अन्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रतिबिंबित छाया के प्रति धारणा ही उसका आत्म संप्रत है। तो देखिए दोस्तों, स्वयं के विकास में आत्म संप्रत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आत्म संप्रत के दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, शारीरिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष। जब देखिए दोस्तों, व्यक्ति के शारीरिक पक्ष तथा मनोपक्ष का विकास, मनोवैज्ञानिक पक्ष का विकास अच्छी व भली भांति प्रकार से होगा तो व्यक्ति के सभी गुणों का विकास
हो जाएगा। यानी कि हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया है, उसमें शारीरिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक इनके विकास की योजनाएँ बनानी चाहिए। हमारी जो शिक्षा के आधार हैं, यानी कि हमारी शिक्षा के आधार, उद्देश्य शारीरिक व मनोवैज्ञानिक पक्ष के विकास से संबंधित हैं। थैंक यू दोस्तों।